यस बच्चों, तो इंटेंसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया था। दिस इज इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। और बेटा इसमें हमने इस टर्म को क्या बोला था बच्चों, इंटरफेरेंस टर्म। अभी बोला था पिछली वाली स्लाइड में इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है बच्चों, अब इंटरफेरेंस टर्म मतलब इंटरफेरेंस क्या होता है तो मूवी में आपको बताने वाला हूँ। देखो बेसिकली अभी इंटरफेरेंस हम YDSC पढ़ेंगे, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं, समझने भी वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। यानी इंटेंसिटी होता है मतलब लाइट कितनी ज़्यादा आएगी, तो वो आएगी बेटा जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, cos फाई पर। और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों 1, और वो कब होती है जब फाई की वैल्यू क्या हो, 0 हो या 2 पाई हो, 4 पाई हो या फिर 2n पाई हो। और यहाँ पर जो n है वो कितना होना चाहिए, 0 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, तो दीज आर द कंडीशंस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होनी चाहिए, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट। समझने के लिए हमें कुछ एक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। तो बेटा कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स मीन्स विच एमिट्स द लाइट, जो लाइट बनाए उसको हम सोर्स बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दो सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं, टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच कंटिन्यूसली एमिट्स लाइट। द फर्स्ट कंडीशन इज कि लाइट कैसी एमिट करनी चाहिए, लगातार। अभी मैं आपको सब चीज समझाने वाला हूं इन डेप्थ। वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, या तो सेम फ्रीक्वेंसी हो या फिर वेवलेंथ हो, और लेमडा, लेमडा मीन्स वेवलेंथ, विद अ जीरो और अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, बट बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। और बच्चों इनकोहेरेंट जो ऐसा ना करे, ना तो सेम फ्रीक्वेंसी हो, ना फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, ना फेज डिफरेंस मतलब वेरी करता रहे, मतलब इन सारी कंडीशंस का अपोजिट, तो दैट इज इनकोहेरेंट सोर्स। और बेटा मोनोक्रोमेटिक भी आपको पता होना चाहिए 12th क्लास के बच्चे को। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर। द सोर्स विच प्रोड्यूस सिंगल कलर लाइट आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारी बात हो गई बेटा बेसिक से। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोर्ड्स के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस साल के लिए या हर साल के लिए रहता है वैसे तो ये, कि दो कोई भी सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। टू सोर्सेज आर नेवर बी कोहेरेंट। सर ये क्या बात हुई, फिर कोहेरेंट सोर्स कैसे लाएंगे, क्योंकि हमें दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए होंगे। तो बच्चों द आंसर इज, क्यों नहीं होता वो सुनना। बेटा मान लो आपका ये एक बल्ब है, पुराने जमाने का बल्ब है ये, ठीक है, पहले ऐसे चलते थे, है ना। तो ये इसका फिलामेंट है, फिलामेंट में बेटा मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, ध्यान सुनना, मिलियंस ऑफ एटम्स। एक कितना भी छोटा फिलामेंट बनाओ उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और बेटा एमिशन, लाइट इज एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम। एक सिंगल एटम अपनी लाइट खुद की एमिट करता है, ऐसा नहीं कि सारा फिलामेंट तो लाइट एमिट कर ही रहा है, बट बेटा इस छोटे से हिस्से को अगर आप जूम करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एटम अभी लाइट एमिट कर रहा है, बट ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला इससे थोड़ा सा लेट करेगा। मतलब अब हम तो क्या समझते हैं, पूरे फिलामेंट की लाइट को देख पाते हैं, क्योंकि हम एक एटम के लेवल पर तो नहीं देखते। हम तो कैसे देखते हैं, एज अ बल्क। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लाइट एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम, नॉट बाय अ बल्क मैटर। बल्क मैटर मीन्स मिलियंस ऑफ एटम एक साथ लाइट एमिट नहीं करते, सब अलग अलग करते हैं, एक्टिंग एज अ होल। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि भाई साहब नंबर ऑफ एमिशन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बल्क। मतलब तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, थर्ड वाली, फिर सेकंड पे भी आऊंगा। इवन एन एटम एमिट्स अनब्रोकन वेव। अनब्रोकन वेव मतलब सर बेटा होता क्या है कि मान लो ये दो एनर्जी गैप्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, और फिर ये मूव करा और इसने एनर्जी किसकी रेडिएट करी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट मींस फोटोन, और वापस नीचे एनर्जी इसकी लूज हो गई, वापस नीचे आ गया, फिर एनर्जी गेन करेगा, फिर जाएगा।
तो बेटा क्या ये लगातार लाइट एमिट कर रहा है? द आंसर इज नो। जब वो नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो लाइट आ रही है, और जब वो यहाँ आ गया तो लाइट बंद हो गई। तो इवन एन एटम एमिट्स एन अनब्रोकन वेव ऑफ लाइट अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड। इतनी देर के लिए ही एटम लाइट एमिट करता है। तो ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, दिस इज हायर एनर्जी स्टेट, टू द लोअर एनर्जी स्टेट। अच्छा, इवन द टाइनेस्ट सोर्स, कितना भी छोटा सा सोर्स बना लो आप लाइट का, कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम। सर हम तो एक ही एटम ले लेंगे, उसी का सोर्स बना लेंगे। बेटा एक एटम से जो लाइट निकलेगी वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम लोग एक एटम की लाइट को तो सेंस भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए तो हमेशा मिलियंस ऑफ एटम्स करेंगे जब एक साथ लाइट एमिट, तब हमें दिखाई देगी। तो इवन द टाइनेस्ट सोर्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय देम इज इंडिविजुअली। तो कोई भी दो चीजें एक साथ लाइट, कोई भी दो एटम एक साथ लाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए कोई भी दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, भले ही आप बिल्कुल एकदम सेम कंपनी के दो बल्ब ले आओ, सेम कंपनी, सेम वोल्टेज, सब चीज सेम लिखा हुआ है, सर एक ही कंपनी ने बनाए, ये दोनों भी कोहेरेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनके फिलामेंट में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं हो सकते। और अगर नंबर ऑफ एटम भी सेम हो जाए तो क्योंकि हर एक एटम अलग अलग टाइम पर लाइट एमिट करता है, अनब्रोकन लाइट, और वो भी कितनी देर के लिए, 10⁻⁻8, तो इसलिए दो सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। अब आंसर ये आता है कि सर इनकी ज़रूरत क्या है, तो वो मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इसमें इस थ्योरी को हम शुरुआत करेंगे, दैट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है इस बार, ध्यान से सुन लेना। इन 2023 इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज YDSC। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि दिस इज अ रिवीजन सीरीज। तो YDSC क्या होता है बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर स्लिट क्या होता है, मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ बच्चों अभी। एक्सपेरिमेंट है ना, आप वीडियो को देखते रहो और नोट्स बनाते रहो बच्चों। मेरे हाथ से नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। मैंने जो लिखा है दैट इज़ द अलग डिफरेंट थिंग, और आप अगर खुद लिखोगे तो बच्चों वो अलग चीज़ होगी। तो नोट्स बनाते रहो। देखो बेटा, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें क्या करा कि यहाँ एक सोर्स लिया, YDSC समझना कैसा होता है, और यहाँ पर एक स्लिट रखी है, ठीक है। मैं सब समझाने वाला हूँ क्या होती है स्लिट, क्या नहीं है। दिस इज स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन। और बेटा इसमें इसमें बहुत छोटी सी ओपनिंग है, ये है ना, इसमें दो ओपनिंग है। अगर आप बोर्ड्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हो तो YDSC का कंस्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि अगर हमसे पूछ लिया जाए भाई यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्शन लिख दो, तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है। बेटा अब इसमें कुछ एक फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या क्या हैं देखते जाओ। बेटा इन दोनों स्लिट्स के, ये स्लिट्स हैं। सर क्या है ये स्लिट्स? बेटा ये स्लिट मतलब होती है, ये पूरी तो ओपेक है, ओपेक। इसमें पतली सी एक कैविटी है। सर ये पतली सी कैविटी कितनी थिकनेस की है? तो इट्स ऑल अबाउट 1 mm। अच्छा, इनके और इसके बीच में कितने का गैप है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। इनके और इनके बीच का कितना गैप है? दैट इज 2 mm। इसकी थिकनेस कितनी है सर? इसकी थिकनेस है बेटा 0.3 mm, मतलब 1 mm का भी 3/10 पार्ट। और बेटा इनके बीच की दूरी है डबल स्लिट से अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स। ये अगर आप ऐसा ही डायग्राम अगर बोर्ड्स में बना के आते हो YDSC में, तो कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश कोई चेक नहीं करेगा, आप इतने सब मेंशन से ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे को समझ में आता है। और दिस इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स भी कैसा होना चाहिए बच्चों? सर सोर्स की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो कोहेरेंट होना चाहिए और एक मोनोक्रोमेटिक। अच्छा,
मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। तो हमें तो क्या है, कोहेरेंट सोर्स मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि दो सोर्स तो कभी भी कोहेरेंट होते ही नहीं है, और हमें दो सोर्सेज की ज़रूरत थी क्योंकि दो वेव्स, अलग अलग वेव्स आएगी, वो सुपर इम्पोज होंगी। तो उससे क्या होता है बेटा कि स्क्रीन पे ये देखा गया कि स्क्रीन पे ऐसे कलर की हमें, यहाँ ध्यान से देखो आप, आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पे हमें ऐसा मिला बेटा, मैं थोड़ा सा और थिक कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखते जाओ अभी। हाँ ना, अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। अब समझो, देखो, अब मैं बताता हूँ बेटा। सेंटर पे, अब सेंटर सर कहाँ, किसका सेंटर, सब चीज़ समझाऊंगा। मान लो ये सेंटर वाली है, मान लो ये वाली, हम अलग कलर ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। ये है सेंटर वाली लाइन, ठीक है बच्चों। सेंटर पे ये ब्राइट, मतलब ब्राइट स्पॉट मिला हमें, ब्राइट। फिर ये डार्क, ये ब्राइट है सेंटर वाली, फिर उसके दोनों तरफ डार्क, फिर दोनों तरफ ब्राइट, फिर दोनों तरफ डार्क। तो बेटा इन इसको बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिंज। फ्रिंज मतलब हमें स्क्रीन पे कुछ ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग जैसा पैटर्न मिलता है जब हम एक ही मतलब कोहेरेंट सोर्स से इन स्लिट से पास कराते हैं लाइट को। तो बेटा इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के फॉर्मेशन को ऑन द स्क्रीन बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस। Interference means when we obtain this kind of pattern on the screen due to this two sources। सर टू सोर्स कैसे, अभी समझा दूंगा। तो बेटा इस पैटर्न को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, और इनकी एक एक, ये हो गई ब्राइट फ्रिंज, यहाँ लिख देता हूँ लो, ब्राइट, है ना, या फिर हम, है ना, ब्राइट फ्रिंज। और ये वाली हो गई बेटा डार्क फ्रिंज। डार्क सर ऐसे कैसे, डार्क क्यों हुई? तो मैं इस डायग्राम को बनाने वाला हूँ, आपको एग्जाम में सिर्फ ये बना के आना है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसा कलर का पैटर्न मिलता है। ये हो गई ये वाली बात जो है, ये कंस्ट्रक्शन की है, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, है ना। अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, अब हम इसको टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, ठीक है बेटा। कैसे देखेंगे, टॉप व्यू। अभी ये साइड व्यू है, तो टॉप व्यू के लिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक सेकेंड, ये तो पीछे आ गए। यस, टॉप व्यू में नई स्लाइड पे चलते हैं। यस देखो, तो बेटा ऐसा होता है, यहाँ सोर्स होता है, ठीक है, ये स्लिट ऐसी, ये डबल स्लिट ऐसी, ठीक है बेटा। और ये आपकी हो गई स्क्रीन। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगी सब चीज़ें, है ना बेटा। ये जगह है, ये कैविटी है, समझ गए आप, ये वाली, है ना बेटा, ये पूरी कैविटी है, ठीक है। ये क्योंकि आप टॉप व्यू देख रहे हो, तो ये जो सिंगल स्लिट जाने की जगह रास्ता ये है अपना सोर्स। सोर्स भी कैसा बच्चों, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, ठीक है। हाँ, अब होता क्या है बेटा कि लाइट एमिशन ऐसे होता है, देखो, यहां से पहले क्रस्ट बना, फिर ट्रो बना, फिर क्रस्ट, फिर ट्रो। लाइट भाई अपन ने पढ़ रखा है ना। तो यहां से ट्रो ही निकला, फिर क्रस्ट निकला, फिर ट्रो, और फिर यहां से जब ये टकराया तो बेटा यहां से भी ये ट्रो निकला। अब ध्यान से देखना सर, क्यों? क्योंकि बेटा यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी सेम है। फिर क्या निकला, ट्रो, फिर डॉटेड। इसको बनाने में थोड़ा सा लग रहा है टाइम, बट हाँ तुम्हें समझ में आएंगी चीजें, ठीक है बेटा।
देखो तुम रिवीजन की तरह पढ़ रहे हो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से, है ना बेटा। नहीं तो पहली बार जो बच्चा पढ़ता है उसको तो बहुत इन डेप्थ बताना पड़ता है। स्क्रीन को हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं। सर ऐसा क्यों करा, बता देता हूँ क्यों करा। क्योंकि ये आ गई आपकी स्क्रीन, ठीक है बेटा। वैसे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, 2 मीटर, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर, देखो हुआ क्या कि बेटा देख सेंटर में देख, यहाँ पर देख, ये वाला देख यहाँ पे, तो यहाँ हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। कैसी फ्रिंज मिलेगी बच्चे, ब्राइट। ब्राइट मतलब पूरी लाइट पहुँचेगी। सर ऐसा क्यों, देख यहाँ पे क्या हो रहा है वेव में, इसका क्रस्ट मिल रहा है, इसका डॉटेड यानी ट्रो और इसका डॉटेड यानी ट्रो सेम फेस में। ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है बट होगा यहीं पे इंटरसेक्ट, और यहाँ पे ट्रो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रस्ट। मतलब ऐसा हो रहा है बेटा कि ये एक वेव है, ठीक है बेटा। थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आएगा, ये दूसरी वेव है। और बेटा इस दोनों क्या हो रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही है और नई वेव बन रही है यहाँ पे। कैसी, देख ऐसे, क्योंकि दोनों वेव में फेज डिफरेंस सेम है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ है, तो फाइनल वेव हमें ऐसे मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इनका ऐड हो रहा है दोनों का, तो इस तरह से वेव मिल रही है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ब्राइट फ्रिंज। क्या बोला, ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज मतलब समझ गए, हाँ सर। अब बेटा क्या होता है, इसके दोनों तरफ डार्क मिलती है आपको, दोनों तरफ। सर क्यों, देख यहाँ से यूँ चल, तो बेटा देख ये देख डॉटेड है, ये ट्रो है, और ये देख ये क्या है, ये डार्क है, मतलब लगातार लाइन है। ये क्रस्ट है तो क्रस्ट से ट्रो मिल रहा है, यानी ऐसा हो रहा है बच्चों। एक वेव तो ऐसे चल रही है सेम, और दूसरी वेव बेटा ऐसे चल रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है डार्क। अगर ये एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो बेटा इधर भी देखोगे तो इधर भी वही सिस्टम है यहाँ पे, है ना। फिर ब्राइट मिलेगी, देख ये ब्राइट हो जाएगी, क्यों, देख डॉटेड, ये डॉटेड वो डॉटेड, है ना। और ये डार्क ये यहाँ कटेगा, तो ऐसे ही इधर भी क्या होगा, ये ब्राइट होगी। तो बेटा अल्टरनेट बनती है, सेंटर वाली हमेशा, सेंटर जो फ्रिंज होगी, सेंटर फ्रिंज हमेशा कैसी होगी, हमेशा ब्राइट होगी, हमेशा ब्राइट सेंटर वाली। और उसके दोनों तरफ डार्क, और इधर भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर ऊपर भी ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क। तो इस तरह से पैटर्न मिलेगा आपको स्क्रीन पर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ये किसने करके दिखाया था, यंग्स ने। और इसका डबल स्लिट नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें जो स्लिट है उसमें डबल है, मतलब डबल कैविटी है। ये रही, एक तो ये रही और एक ये रही। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है बच्चों। अब इसकी कैलकुलेशंस जो है इस बार तुम्हारे सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला तुम्हारे कोर्स में है बच्चों। क्या फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला के लिए मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप, मेरी स्लाइड ले लेते हैं। देखो अब ध्यान से देखना बेटा, है ना, पूरा समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो बच्चों, ये हमारी डबल स्लिट और ये हमारी स्क्रीन। सेंटर पे बच्चों हमेशा क्या बनेगी, सर ब्राइट, ठीक है। इसका नाम रखा सोर्स 1 और इसका नाम रखा सोर्स 2। और बेटा दोनों से किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, ठीक है बेटा, किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ पे, और यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ पे। सेंटर वाली को मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात समझना, आप इसको समझना कैसे, मैं इसको समझाने, देखो अभी एक सेकेंड। ये दूरी है बच्चों D, तो आधी आधी दूरी कितनी होगी सेंटर से, ये भी होगी D/2 और ये भी होगी D/2। बेटा डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट फॉर्मूले हैं डायरेक्ट। तो फॉर्मूले कहाँ से आए, अगर मैं सीधे डायरेक्ट बताऊंगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब समझ में वो उस तरीके से नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पूरा डिराइव करके आपको बता रहा हूँ। और यहाँ सेंटर से इस वाले पोजीशन की, इस P पॉइंट की दूरी मान लेते हैं कि वो y है। अच्छा, अब बेटा इसका पूरा एक डेरिवेशन है, तो देखते जाओ, जल्दी जल्दी मैं करूँगा इसको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए यार हर चीज़।
S1P इसका नाम रख दिया हमने लेट से x, इसका नाम रखा हमने y, ठीक है बेटा। हाँ, अब पाथ डिफरेंस एक चीज़ समझानी है मुझे तुम्हें यहाँ पे, तो पहले पाथ डिफरेंस समझा देता हूँ। देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है, इसको समझ लो, यही इम्पोर्टेंट है, ये आगे डिफ्रैक्शन में भी काम आएगा। पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट बाय अ लेटर P ऑलवेज। सर क्या होता है पाथ डिफरेंस, देखना बेटा, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि जैसे ये दो सोर्स है, इसका नाम है S1 और इसका नाम है S2, और ये स्क्रीन है और दोनों से इस जगह बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, लाइट ऐसे ट्रेवल करके जा रही है बिल्कुल सेंटर पे, तो बेटा दोनों से बराबर टाइम में ही पहुंचेगी, तो यानी इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0, क्योंकि दोनों को बराबर, दोनों लाइट्स को, दोनों रेज को बराबर चलना पड़ रहा है। बट इन द सेम केस अगर सोर्स ये है जैसे S1 और ये एक और सोर्स है S2 और स्क्रीन इस बार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये वाली लाइट जल्दी पहुँचेगी और ये वाली लाइट को थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो बेटा इस P पॉइंट पे पहुँचने के लिए ये वाली लाइट कम चली और ये वाली लाइट ज़्यादा चली, तो ये वाली लाइट इससे कितना कम चली, तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इट, ध्यान रखना परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, पाथ डिफरेंस। तो इसमें, इस वाले में पाथ डिफरेंस है, इस वाले में नहीं है, तो पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया। तो सिमिलरली बेटा ये जो चीज़ है ये इतना पाथ से ज़्यादा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाइट वाली लाइन जो है ये है पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये भी जा रही है लाइट और ये भी जा रही है बच्चों, दोनों लाइट जा रही हैं, है ना, तो नीचे वाली ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो उसी का एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर देता हूँ, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ इस वाली चीज़ को। अब मैं सीधे सीधे डिराइव कर देता हूँ ताकि आपको समझा दूंगा फिर, है ना बेटा। तो अब इसका डेरिवेशन देखो, तो इसमें पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, यानी ये दूरी S2P माइनस S1P, तो ये निकल जाएगा एक्स्ट्रा, हमें यही निकालना है। कैसे निकालें सर, तो बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। किसमें सर, इन ट्राइंगल S1XP, S1XP, तो क्या आ जाएगी, S1P का होल स्क्वायर बराबर S1X का होल स्क्वायर प्लस XP का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल S2YP, तो बेटा इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये हाइपोटेन्यूज है ना ये वाली, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है बच्चों। आ जाएगा S2P का होल स्क्वायर बराबर S2Y का होल स्क्वायर प्लस YP का होल स्क्वायर, है बेटा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि हमें चाहिए S2P माइनस S1P, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया बेटा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर, तो बेटा जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा बच्चों, S2Y स्क्वायर प्लस YP का स्क्वायर माइनस S1X का स्क्वायर माइनस XP का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, ध्यान सुनना, इनके बीच की दूरी, स्लिट से लेकर स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल D लिया गया है ना बेटा। तो देखो S2Y कहाँ है, S2Y ये, तो ये D स्क्वायर है, तो बेटा ये आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा D स्क्वायर प्लस YP, तो बेटा ये दूरी तो कितनी है y, ये वाली, और ये दूरी कितनी है D/2, तो ये आ जाएगा बेटा D/2 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस सिमिलरली S1X तो अगेन D है बेटा, माइनस ये आ जाएगा बेटा
y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो गए। अब इसको खोल दो इस ब्रैकेट को और यहाँ पर लगा दो बेटा कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा S2p माइनस S1p और S2p प्लस S1p, और इसमें आइडेंटिटी खोल देंगे हम लोग, है ना बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई माइनस, इसका भी खोल देंगे, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2yd। अब बेटा कैंसिल हो रहे हैं, पहले चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई माइनस, ये डी वाई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना बेटा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2yd। तो बेटा ये से ये कैंसिल, ये सॉरी ये से ये कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों 2yd। और इधर हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस ये है कि ये है बेटा, देखो मैंने शुरू में बताया था S2p माइनस S1p, यानी हमें ये चाहिए, तो उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा S2p माइनस S1p अपॉन S2p प्लस S1p, ठीक है बेटा। तो यही चीज़ तो पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ p लिख लेते हैं और 2yd अपॉन, इसको ट्वाइस ऑफ d लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास फार्मूला आ गया p इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन डी। बेटा मैं आपको सब समझा सकता हूँ कि वाई इट इज़ 2d हुआ क्यों, सब चीज़ है पता है मुझे, बट बेटा अभी क्या है कि हम ये डेरिवेशन वैसे भी आपके इतना कोर्स में नहीं है ना, इस बार डायरेक्ट फार्मूला है, तो आपको यही इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है उससे मैंने ये किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा आपके पास वाई डी अपॉन डी, कैपिटल डी होगा ये दूरी स्लिट से लेकर स्क्रीन की दूरी, और स्मॉल डी होगा इन दोनों सोर्सेज के बीच की दूरी, और वाई इज़ द पॉइंट जिस पे बात कर रहे हैं। सर इस पर क्या क्या बात करेंगे, तो मैं वही कंडीशन बताने वाला हूँ, वाई डी बाई डी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, देखो तो पाथ डिफरेंस तुम्हारा कितना आया, वाई डी बाई डी, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको ऐसा डायग्राम बनाया था, ये स्क्रीन थी, ये सेंटर था, सेंटर हमेशा ब्राइट बनेगा, है ना बच्चों, दोनों तरफ डार्क, यहाँ से गया यहाँ से गया, तो पहले एक बार इस यहाँ पर डार्क बनाने की कंडीशन निकाल लेते हैं, फिर एक बार यहाँ पर ब्राइट बना देंगे, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं वो बताने वाला हूँ, यानी कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एट दिस पॉइंट, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज एट दिस पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैलकुलेशंस क्या होंगी वो बताने वाला हूँ। हाँ ना बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो तो पहले निकालते हैं पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, वो ये आएगी बेटा कि पाथ डिफरेंस पोजीशन क्या होनी चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को डेरिवेशन कैसे करना है वो देखो आप, तो एक्स डी बाई डी यानी ये वाली चीज़, सॉरी वाई डी बाई डी जो है 0 होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए, 2 लेमडा होना चाहिए, इस तरह से, यानी n लेमडा होना चाहिए। सर क्या चीज़ है, देख अब यहाँ समझाता हूँ बेटा। मान ले कि ये दो वेव है, ध्यान सुनना, पूरा दिमाग लगा देना ताकि मज़ा आए, समझ में आए कंसेप्ट। ये कोई वेव है, ठीक है, ठीक है सर, और ये दूसरी वेव है, सेम फेज में सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे बन सकती है, बड़ी छोटी, बट आप ये समझ लेना सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों सेम फेज में एक साथ स्टार्ट हुई हैं, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हुई हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेव कैसे आएगी सर, रिजल्टेंट वेव यहाँ बना दो, ठीक है, देख ऐसे आएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाला एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, तो यहाँ डबल हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ डबल हो गया पॉजिटिव। समझ में आई बात? अच्छा ठीक है सर। तो बेटा तुम्हें ब्राइट, ये ज़्यादा लाइट है ना,
ये कम कम लाइट थी, दो कम कम लाइट मिलाई तो ज़्यादा लाइट मिली। ठीक है सर, समझ में आई बात। अच्छा, अगर मैं इस वेव को, ये देखो ये होता है लैम्डा, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ना लैम्डा। अच्छा, इस वेव को ऐसे ही मिलाएं और इस वाली वेव को मैं इतना डिलीट कर दूं मान लो, ठीक है, इतना डिलीट कर दिया। अब यहाँ से करी तो बेटा मैंने कितनी डिलीट करी, इतनी डिलीट करी ना, ये वाली लैम्डा डिलीट कर दी। तो अगर अब इन दोनों को मिलाओगे तो देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। अच्छा सर, तो लैम्डा कम छोटी कर दी है ना बच्चों, भाई लैम्डा छोटी कर दी और लैम्डा छोटी कर दो मान लो इतनी, ये अब मिलाओ, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई तो ये भी ये भी है। तो बेटा तुम्हें समझ में आना होगा कि लैम्डा छोटी करो या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा तो n लैम्डा, हर बार तुम्हें क्या मिलेगी वहाँ पर, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो हम एक एक करके कर लेते हैं। इस मतलब ये वाली बात समझ में आई है, n लैम्डा क्यों लिखा मैंने, n लैम्डा का मीनिंग क्या है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी बच्चों, ये तो आ गया होगा समझ में, आई थिंक सो। तो बेटा हर एक y की वैल्यू निकाल लो। भाई पहली कहाँ बनेगी, तो फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n की वैल्यू, इसको इक्वेट कर देते हैं, तो वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है बेटा, y की वैल्यू भी 0 आ रही है। हाँ ये हमें पता है, सेंटर पे ब्राइट मिलती है। फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज n की वैल्यू कितनी सर, अब इसके बराबर रख दो। तो देखो वाई डी बाई डी बराबर लैम्डा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा सर, वो आ रही है लैम्डा डी बाई डी। यस, तो पहली ब्राइट यहाँ मिलेगी सेंटर वाली के बाद, सेंटर के बाद फिर डार्क बनी फिर ब्राइट बनी, तो दूसरी मतलब सेंटर की तो ब्राइट हो ही गई, फिर उसके बाद दूसरी जो बनी, सेंटर को अगर 0 बोल रहे हो तो इसको फर्स्ट बोलोगे, समझ में आ रही। तो फॉर nth के लिए कर लेते हैं, भाई हमसे तीसरी पूछ सकता है, सातवीं पूछ सकता है, मतलब कोई सी पूछ सकता है। तो फॉर nth, थर्ड नहीं रहने दो, फॉर nth कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल, सीधे इसको इसके बराबर रख दो, तो वाई डी अपॉन डी बराबर n लैम्डा। तो y की वैल्यू आ रही है बेटा n लैम्डा डी बाई डी। सो दिस इज द फॉर्मूला इज इन योर कोर्स। तो बच्चों अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा हुआ क्या था। तो y इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी। इसमें ये बड़ा d स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, छोटा d स्लिट्स के बीच की दूरी, n इज़ अ नंबर जो यहाँ चल रहा है 0 1 2 3 4। यहाँ लिख दूँ क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ, n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा फॉर द ब्राइट, nth ब्राइट। अब सर कोई सी ब्राइट निकाल सकते हैं क्या, द आंसर इज यस। ठीक है बेटा, अब सिमिलरली डार्क के लिए भी कर लेते हैं। तो बेटा हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया था, वो आया था सर वाई डी बाई डी। अब हम कर लेते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। भाई आपको सिलेबस तो आपको पता ही होगा ना इस बार का, ये इस बार के सिलेबस के हिसाब से है फॉर डार्क फ्रिंज। तो सर पहली कहाँ बनेगी, देखते हैं बेटा। तो पहली बनेगी, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, अब अपोजिट फेस में मिलनी चाहिए, तो मैं ध्यान होगा अपोजिट फेस है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो मैं समझो इसको भी समझा दूँ क्या, चलो इसको भी समझाता हूँ ताकि तुम्हें, पहले लिख देता हूँ। चलो पाथ डिफरेंस है जो लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या 5 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो nth के लिए क्या लिखेंगे बेटा, 2n1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सर ये कैसे हुआ, सर क्या हुआ, तो देख अब मैं यहाँ समझाता हूँ। दो वेव बना लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बनाएंगे ना ताकि हम समझ में, ये रही और ये रही। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव यहाँ आएगी, अलग कलर से ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए रिजल्टेंट वेव। तो बेटा ये प्लस का ये था, ये माइनस का ये था, तो डार्क, ये माइनस का ये प्लस का ये, तो फिर डार्क। तो यहाँ तो हमें डार्क ही मिल रहा है। अच्छा सर क्यों मिल रहा है, क्योंकि देख ये वाली वेव और ये वाली वेव में कितने का अंतर देख, अगर ये वेव का ये वाला हिस्सा और बढ़ जाए, अगर वेव मान लें यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव में, तो डार्क मिलेगा ना, वो सॉरी ब्राइट मिलेगी।
बट हो क्या रहा है कि ये वाला इस पोर्शन नहीं आ रहा है, ये वाला, है ना। ठीक है बेटा, हाँ। तो ये कितना है, ये दूरी कितनी होती है सर, ये तो λ/2 होती है। तो अगर इतनी इतनी दूरी कम होती जाए λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2, तो हमें हमेशा क्या मिलेगी बेटा, डार्क। तो अब इस चीज़ से फॉर फर्स्ट डार्क का निकाल लेते हैं, फॉर फर्स्ट डार्क। बच्चों ये फॉर्मूले आपके कोर्स में हैं इस साल, डेरिवेशन नहीं है, तो आप उस हिसाब से देख लें। सिलेबस को भी आपने पढ़ा ही होगा, YD/D। बेटा पहले किसके बराबर लग दो, λ/2 के। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है सर, वो आ रही है λD/2D। ये हो गई फर्स्ट डार्क। कितने बनेगी सर, nth लिख दूँ, हाँ सर। सेकंड निकाल लोगे क्या, हाँ इसके बराबर रख देना nth। देख nth, देख फॉर nth डार्क, तो उसके लिए डेरिवेशन देखो। तो YD/D किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 2n-1। ये जनरल टर्म होती है इवन की, λ/2। तो क्या बनेगा, y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, तो 2n-1 λ/2D/D। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क। ध्यान से सुन लेना, बस तुम्हें तो एक्सप्रेशन याद होंगे तो भी डेरिवेशन हो जाएगा। तो आप समझ गए, दिस इज़ नोन एज YDSE। मैंने कंडीशन फॉर ब्राइट, कंडीशन फॉर डार्क, दोनों चीज़ें आपको समझा दी। तो बेटा अब इसका इंटेंसिटी का ग्राफ देखो, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी, पूरा लिख दूँ, ठीक है। इंटेंसिटी समझते हो ना, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस एंड डिस्टेंस, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लिख लेते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब समझ गए बेटा, हाँ सर, ठीक है। तो देख ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये डार्क बन रही है, हाँ सर। इस तरह से, ठीक है बच्चों। मतलब ये सबकी हाइट जो है वो सेम रहेगी, हाइट जो है वो सबकी सेम रहेगी बेटा, ये वाली। ऐसे, ठीक है। सबकी इंटेंसिटी बराबर है, और देखो सब में ये डार्क पोर्शन रहेगा, यहाँ पर डार्क है। और मैंने अभी पिछले स्लाइड में एक्सप्रेशन भी कराए थे, देखो डार्क, फर्स्ट डार्क कहाँ बनेगी, λD/2D पर। तो देखो यहाँ पर भी वही आ रहा है, देखो फर्स्ट डार्क, ये सेंटर वाली तो ब्राइट हो गई, यहाँ तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी इस पे ली है। तो देखो यहाँ पे λD/2D यहाँ पे बनी, इधर भी डार्क, इधर भी डार्क, फिर ये ब्राइट बनी तो ये भी ब्राइट बनी, फिर ये डार्क, फिर ये डार्क। क्या तुम्हें समझ में आ गया? सो दिस इज़ अ ग्राफ। ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अब हम चलते हैं इसकी कुछ कंडीशंस पर, ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फ्रिंजेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रिंजेस जो मैंने बनाई थी बच्चों, ये बनाई थी, ये सेंटर ब्राइट, थोड़ी सी और थिक कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये सेंटर ब्राइट, फिर ये उसके पड़ोस में ब्राइट, फिर ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट, है ना, फिर ये ब्राइट और ये ब्राइट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बात को, कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझना ध्यान से, कि बेटा ये वाली सेंटर है, ठीक है, सेंटर वाली ब्राइट, इनकी थिकनेस जो होती है ना, जैसे डार्क की थिकनेस ये है, ये डार्क है, डार्क मतलब लाइट नहीं पहुंचेगी। असली में इतनी शार्प तो ये बहुत बड़ी बनाई है मैंने, तो बहुत छोटी बनती है ना। तो बेटा इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस बराबर रहेगी, ये ब्राइट है, तो ये ध्यान रखना कि द थिकनेस ऑफ ब्राइट एंड डार्क आर इक्वल, थिकनेस
इज इक्वल, दोनों की थिकनेस बराबर होती है। पहली चीज, जितनी चौड़ी ब्राइट उतनी अच्छा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों कि ब्राइट और डार्क की थिकनेस इज इक्वल। और एक और चीज कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज इक्वल। इंटेंसिटी भी कैसी होती है? इक्वल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा डार्क ये है उतनी ज़्यादा डार्क ये है, उतनी ज़्यादा डार्क ये है, उतनी ज़्यादा डार्क ये है, और जितनी ब्राइट ये है उतनी ब्राइट ये, उतनी ब्राइट ये, उतनी ब्राइट ये। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस होती हैं उनकी थिकनेस भी बराबर होती है और उनकी इंटेंसिटी भी बराबर होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब। पाथ डिफरेंस produced by a glass slab, है ना बेटा? ग्लास स्लैब। देखो इसको समझना अच्छे से। जैसे मान लो कि ये ग्लास स्लैब रखी है, देखो ये रही, कोई अलग कलर से ले रहा है, ये रखी मान लो इतनी थिक है ये ग्लास स्लैब। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्क्रीन रखी है, अलग बना देते हैं। यहाँ बता, ये है ग्लास स्लैब और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है T, और इसके अंदर जो स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो ऑब्वियस है कम होगी, लेट से v है वो। बेटा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी ना, एयर में सबसे ज़्यादा होती है। और ये स्क्रीन रखी है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे दो सोर्स रखे हैं बच्चों, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसका नाम है S1 और इसका नाम है S2। यहाँ एयर है बच्चों, एयर। इस फेस का नाम है मान लो P और इसका नाम है Q। तो लाइट दोनों चली सेम, दोनों चलेंगी सेम, ठीक है सर, बराबर पहुँचेंगी, हाँ। अब यहाँ पे क्योंकि ग्लास स्लैब रखी है तो थोड़ी सी लाइट कम हो जाएगी, मतलब कम स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची मान लो विद अ वेलोसिटी v, और इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों? t, और कितने टाइम पहुँची? डेल t में। तो ये वाला जो फेस है, ये तो ये रहा पॉइंट, और एयर में इतनी इसके बराबर ना पहुँच के यहाँ तक पहुँच गई लाइट मान लो उसी टाइम में। सर क्यों? क्योंकि बेटा एयर में तेज चलेगी, ग्लास में धीरे चलेगी। ग्लास में लाइट P में जब एंटर हुई तो यहाँ पे भी हो गई, मतलब इतनी दूरी तो बराबर है। लाइट जब Q पे पहुँची तो ये वाली लाइट यहाँ तक पहुँच गई, इतनी आगे। क्यों पहुँच गई? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है इन एयर एज़ कम्पेयर टू ग्लास स्लैब। अच्छा, तो बेटा ये जो डिफरेंस आया ना, ये वाला, ये डिफरेंस को हमने लिखा डेल एक्स। इसी को तो हमने बोला कि डिफरेंस इतना, इसको ये वाली जो लाइट है जो S2 से निकली थी, जो S1 से निकली थी, लाइट दोनों सेम थी, बट इतने ये इतना चल पाई और वो इतना चल गई। तो पाथ डिफरेंस कितना आया बेटा? इतना आया ना, ये कम चली ना। तो इसको कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए बोर्ड्स में। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ, ध्यान सुनो, इसका डेरिवेशन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है बच्चों, समझते जाओ। लेट डेल टी इज द टाइम, लेट del t is time taken, बहुत छोटा सा ही होगा ना बेटा, taken by a light। तो कितना आया? del t वो टाइम है। टाइम क्या होता है बेटा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस कितना है? ये स्लैब की बात कर रहे हैं। डेल टी इज द टाइम टेकन बाय लाइट इन स्लैब। स्लैब की थिकनेस कितनी है बच्चों? टी, तो डिस्टेंस हो गया टी, अपॉन स्पीड कितनी है? वी। ठीक है सर। बेटा अब तुम्हें एक रिलेशन पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय वी। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से वी की वैल्यू आ रही है सर सी बाय म्यू। उठा के इसमें रख दो, तो ये क्या आ गया बेटा? टी, वी नीचे है
सी नीचे आएगा, म्यू ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्लैब की बात हो गई। अब एयर की बात कर लेते हैं। तो इन एयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे। अब सोचो, ज़्यादा चलेगी ना बेटा, लाइट ज़्यादा चलेगी एयर में, क्योंकि एयर में स्पीड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा चल गई, यहाँ तक पहुँच गई। बट इसकी तो यहाँ से यहीं तक पहुँची, तो इतना कम चली, उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो कैसे करेंगे सर? डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये डेल टी इज़, ये देखो ये लिखा हुआ ना डेल टी, ये टाइम है और ये थिकनेस है। थिकनेस है इसलिए टी से रिप्रेजेंट करा है। कहीं तुम सोचो सर ये भी टाइम है वो भी टाइम है, ऐसे ये गलती मत करना। तो स्पीड कितनी है बेटा? सी, और टाइम कितना है सर? टाइम तो डेल टी रहेगा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनना, अगर यहाँ से यहाँ तक चलने में लाइट को लगा समय डेल टी, बेटा ये डेल टी समय है, ये टी थिकनेस है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक चलने में भी समय उतना ही लगेगा ना डेल टी, क्योंकि यहाँ तो स्पीड कम हो गई तो इतना चल पाई, बट यहाँ स्पीड ज़्यादा है, समय दोनों का इक्वल है। अच्छा, क्या तुम्हें समझ में आई ये वाली बात? यस सर। तो बेटा डेल टी की वैल्यू यहाँ से रख दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ डेल टी फ्रॉम इक्वेशन 1। गुड। तो क्या आ रही है सर? वो आ रही है सी, तो सी है सर डेल टी की जगह सर ये लिखो सर, तो टी म्यू बाय सी, सी ने सी को मार दिया तो म्यू टी आ गया। क्या आ गया बेटा? म्यू टी। डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला सर ये है म्यू टी, म्यू टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ दिस। भाई इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, है ना बेटा। ये है समय, सॉरी थिकनेस, तो ये कितना होगा? तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे सर? बेटा यहाँ पर किसकी वेलोसिटी थी? ध्यान सुनना, किसकी वेलोसिटी थी सर? ये तो ग्लास की थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका लिखा है? ग्लास का ही लिखा है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एयर के साथ। समझ गए? इट्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया क्या? कंफ्यूज मत होना। तो बेटा पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो सर कैसे निकालें? तो बेटा पाथ डिफरेंस क्या? डेल एक्स निकालना है। हाँ सर इनके नाम भी लिख दो, ये नाम लिख देते हैं, पी क्यू आर एस। तो बेटा पाथ डिफरेंस क्या होगा? आर एस माइनस पी क्यू, वही तो होगा डेल एक्स, आर एक्स माइनस पी क्यू। तो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। आर एस कितना है बेटा? वो सर तो वो तो म्यू टी है, माइनस पी क्यू कितना है बेटा? सर वो तो टी है, टी कॉमन ले लो बेटा, तो क्या आ गया? म्यू माइनस 1 डेल एक्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ कि कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर ग्लास स्लैब से जाती है और एक एयर में जाती है तो वो कितना कम चलेगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब की जगह बच्चों कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब लिखा हुआ है, तो ग्लास स्लैब की जगह हो सकता है केरोसिन हो सकता है ये वाटर हो, तो वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे उसी का। और एयर का कितना होता है? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, हम 1 लेते हैं बच्चों, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। यानी म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये डिफ्रैक्शन जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। वैसे आप लोग जानते होंगे, बट जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट,
into the shadow region is called region through an edges of object is called diffraction. अब बच्चों इसमें हमें समझना होगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ समझाता हूँ आपको कि एक तो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था सर, वो भी तो यही था, बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ बेटा, और एक आप पढ़ रहे हो डिफ्रैक्शन। बच्चों अच्छे से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ये मान लो इंटरफेस है, ऊपर मान लो ये एयर है और नीचे मान लो ग्लास है। तो बेटा जो लाइट आएगी वो ऐसे आएगी और ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमें बनानी पड़ती है। तो ये भी हुई बेंडिंग ऑफ लाइट। और इसमें क्या होगा कि एयर में ही लाइट चल रही है मान लो ऐसे, और किसी एज से खुद ही बेंड हो जाए, मतलब मीडियम चेंज ना हो। ध्यान सुनना, इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होती है बट कब होती है, जब मीडियम चेंज होता है, जैसे एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, वॉट। बट इसमें मीडियम चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी लाइट बेंड हो रही है। इस फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे बच्चों अभी। तो आपको मैंने समझा दिया कि डिफ्रैक्शन यार इतना इंपॉर्टेंट या अलग सा क्यों है ना बेटा, है ना। तो देखो बच्चों कैसे सर, देखो जैसे मान लो ये रेज आ रही हैं, ठीक है, ये 5 रेज हैं और ये हमारा कोई ऑब्स्टिकल है, मान लो ये रहा, और ये ओपेक है बच्चों। कैसा है, ओपेक, और ये स्क्रीन है। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे हम समझने वाली बात ये है कि ये लाइट तो सबको पता है कि ये वाली तो सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये वाली भी सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जस्ट इसके एज से जस्ट जो टकरा रही है वो ऐसे मुड़ जाएगी। सर ये क्या हुआ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। थ्योरी क्या थी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये वाली तो सबको पता है पहुंचेंगी नहीं क्योंकि ये ओपेक है। तो बेटा इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो है यहाँ से ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कौन सा रीजन है बच्चों, शैडो रीजन है। शैडो मतलब समझते हो ना, शैडो रीजन, अंधेरा होना चाहिए। बट ये लाइट क्या होती है, इधर बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द शैडो रीजन। तो यानी कि ये चल तो किस में रही थी, मान लो एयर में चल रही थी, तो एयर में चलते चलते ये फाइन एज से बेंड हो गई। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर हमेशा नीचे की तरफ ही होगी क्या, नहीं बेटा, इसका आंसर है देखो, अगर मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लिया तुमने, मान लो ऐसा कोई ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और ओपेक है। ओपेक मतलब समझते हो जिसमें लाइट पास नहीं हो सकती। अब मान लो कि लाइट ऐसे आई, इसमें खूब सारी रेज आ रही हैं बच्चों, रेज जानते हो ना, हाँ सर। तो ये स्क्रीन है आपकी, क्या है बच्चों, स्क्रीन, है ना। तो लाइट जो है यहाँ पे गोला बनना चाहिए, वो भी सेम साइज का, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द रे थ्योरी। बट अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी होगा क्या कि बेटा ये ऐसे पहुँचेगी, थोड़ा सा, मतलब ये तो गोला वो रहा, जो बिल्कुल सारी स्ट्रेट है वो तो पहुँच ही जाएंगी, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, थोड़ा बड़ा बनेगा सर्कल, क्योंकि ये पूरा शैडो रीजन है। तो लाइट हमेशा द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेंडिंग किधर होती है बच्चों, टूवर्ड्स द शैडो रीजन। क्योंकि यहाँ देखो भाई, जो सीधी है वो सीधी जाती, बट इधर भी शैडो था, इधर भी शैडो था, तो ये वाली लाइट ऊपर बेंड हो गई, नीचे, मतलब हर तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो सर्कल क्या हो गया, बड़ा बन गया। इसी को हमने क्या बोला बच्चों, डिफ्रैक्शन। इसी को हमने क्या बोला, डिफ्रैक्शन। एक और डायग्राम समझाता हूँ। जैसे मान लो ये ऑब्स्टिकल है, अब तुम खुद ही बताना है ना। जैसे मान लो ये ऑब्स्टिकल है, छोड़ो इतनी देर में तो
ये ठीक है बेटा, ये ऑब्स्टिकल मान लो। अब लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, ये स्क्रीन है, तो शेडो रीजन कैसे आएगा बेटा? अगर ये लाइट ऐसे है तो लाइट खूब सारी रेज है, खूब सारी रेज, तो सबको पता है कि यार इतने एरिया में तो लाइट एंटर नहीं करेगी क्योंकि ओपेक है। बट होगा क्या, जो लाइट यहाँ से जाएगी वो जस्ट ऐसे एंटर कर जाएगी, और जो लाइट यहाँ से जाएगी वो ऐसे एंटर कर जाएगी, यानी इसकी शेडो छोटी बनेगी। तो बेटा हमेशा लाइट कहाँ एंटर करती है? इनटू द शेडो रीजन। आई होप कि आपको इन तीनों डायग्राम से समझ में आ गई होगी कहानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, मतलब मीडियम चेंज करे बिना भी बेंड हो रही है, इसी फिनोमेना को हमने क्या बोला? डिफ्रैक्शन। अब इस डिफ्रैक्शन की सर कैसे बनेगी, तो कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बच्चों नए पेज पर। देखो जैसे मान लो ये पेपर है, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये कार्डबोर्ड कुछ भी ऐसी चीज़ है जो ओपेक है, लाइट जो है वो ऐसे एंटर कर रही है, लाइट को हम वाइट कलर से ले लेते हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाएगी, थोड़ा सा बच्चों, है ना, समझना। ये स्क्रीन है आपकी, तो स्क्रीन पे गोला इतना बड़ा बना, तो ये सर क्या हो रहा है, ये ऐसे बेंड क्यों हो रही है सर? लाइट तो बेंड नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों अगर इसको हम फ्रंट व्यू देखें, इधर से देखें अगर हमारी आंख को रखकर, तो ये ऐसा बनेगा। देखो मैं बताता हूँ, देखते हैं ना। सेंटर वाला ब्राइट ये रहा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ये सेंटर ब्राइट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये जो मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, चलो। और फिर उसके बाद वाला वाइट देखो ऐसे, अब ब्लैक ये रहा और वाइट ये रहा, और फिर उसके बाद वाला वाइट ऐसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको समझ में ऐसे, और फिर उसके बाद वाला ऐसे। मतलब आप गोले पे मत जाओ कि सर गोला कैसा है ये, है ना, आप गोले पे मत जाओ। आप ये देखो, तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो देखो आप, कि बेटा इसका डायमीटर इतना सारा है, मतलब सेंटर वाले का, यहाँ जो सेंटर पे बना। और असली में क्या होता है वही चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये सेंटर वाला हो गया, सेंटर वाला इतना ज़्यादा थिक और इतना, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क बनी फ्रिंज, फिर ये ब्राइट जो बनी ये इतनी पतली बनी, फिर डार्क और पतली हो गई, फिर ब्राइट और पतली, फिर ब्राइट और पतली, और फिर पूरा ही यहाँ से यहाँ तक डार्क। शेडो रीजन भाई, ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला पोर्शन है डार्क, और ये धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रही है ना बच्चों। मतलब सेंटर में बहुत भयंकर वाइट, फिर धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती गई फ्रिंज। यानी कि डिफ्रैक्शन में एक और चीज़ हमें पता चली, क्या इम्पोर्टेंट, क्या पता चली, कि इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, जबकि इंटरफेरेंस में क्या था बच्चों, नहीं होती थी, कांस्टेंट रहती थी। और इंटेंसिटी भी डिक्रीजेस, और थिकनेस ऑफ fringes is also decreased। तो बेटा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में देखो दो डिफरेंस तो हमें हमेशा अभी पता चल गए। इंटरफेरेंस में क्या था कि जो फ्रिंजेस की जो थिकनेस थी वो सेम रहती थी और इंटेंसिटी भी सेम रहती थी, बट इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है ब्राइट की, और एक बार गायब हो जाती है, डार्क हो जाता है, यानी हर तरफ अंधेरा है, यहाँ पे सब अंधेरे, दीज ऑल आर डार्क। पहले वाली सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर पतली हो गई और पतली और पतली, और फिर अंधेरा हो गया। तो ये चीज़ होती है। तो बच्चों ये एजेस पे जो ये चीज़ है ना, एजेस पे
एजेस पे ये कहानी है कि एजेस की, तो अब आप देखना कभी भी होल पेपर पे बना के और ट्यूबलाइट की रोशनी से उसको देखना, तो आपका जो होल होगा उसमें सेंटर में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। ये हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि सर हमें आंखों से भी ऐसा दिखेगा, नहीं। बट हाँ, अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा कि सेंटर में तो बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगी, पर हल्का सा डार्क धीरे 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 ब्लैक होता जाएगा और बिल्कुल डार्क शेडो रीजन आ जाएगा। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा, है ना। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी पर। हाँ तो बच्चों, अब डिफ्रैक्शन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुने। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन कैलकुलेशंस, मतलब फ्रिंजेस की थिकनेस, इंटेंसिटी, ग्राफ, वही जो YDSC में करा था सेम वही करेंगे। देखो बेटा, अब यहाँ इसका डायग्राम समझते जाओ आप डिफ्रैक्शन का। बेटा इसमें जो सोर्स है वो ये है आपका मेन, ये स्क्रीन है बेटा। इसमें क्या होगा देखना ध्यान से, यहाँ से मैं इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ कि भाई ये वाला तो ब्राइट रीजन ही रहेगा, ये वाला सेंटर ब्राइट है क्योंकि यहाँ से रेज आ रही है इनफाइनाइट। कितनी रेज आ रही है? इनफाइनाइट। बट बच्चों आपको पता चल गया कि यार ये थोड़ा थोड़ा बेंड होता है, इस तरफ भी होगा इस तरफ भी होगा, यानी ऐसा होगा कुछ। ये असली में ये अगर होल है, ये अगर इसका जो साइज है, लेट्स से दिस इज ए, तो बेटा हम मानते हैं कि यार यहाँ कोई पॉइंट मानते हैं P, उस पर बात करते हैं। अब तुम देखो मेरी बात समझना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बच्चे को क्या है कि उसको जोड़ना होता है टॉपिक से, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो P पॉइंट है मैंने यहाँ से इतना दूर लिया है, बट ये सब बहुत छोटे लेवल पे बात हो रही है, ये लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से बात हो रही है। मतलब हम सेंटर ब्राइट से बहुत दूर नहीं है, सेंटर ब्राइट के बस थोड़ा सा दूर है, बट बोर्ड पर मैंने उसको बहुत दूर दिखाया सेंटर ब्राइट से। समझ में आ गई आपको बात? ऐसा क्यों? अगर मैं बहुत पास कर दूंगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको इतना दूर दिखाया कि भाई सेंटर ब्राइट से, ये सेंटर ब्राइट है तो इतना दूर, जबकि ये बिल्कुल यही है, बिल्कुल इससे चिपकता ही हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो यहाँ से लाइट यहाँ पहुँची, हाँ सर यहाँ से ही पहुँचेगी, हाँ सर पहुँच गई, तो यहाँ पिंक डॉट बन गया, पिंक लाइट गई। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। अब देखना इसमें इंपॉर्टेंट बात समझना, ये इतना दूर नहीं होता बेटा पॉइंट के यहाँ से सेंटर ब्राइट से इतना दूर नहीं, ये बिल्कुल पास में यहीं कहीं है, बट अभी समझाने के लिए। और स्लिट्स और इसके बीच की दूरी को हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, इसको A से। सेंटर से भी लाइट जाएगी, हाँ सर जाएगी, इसको कौन रोक सकता है? तो बेटा अब देखना, ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि तेरे को समझ में आए चीज़ें। ये जो है यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं। किसने बोले थे सोर्सेज के बारे में? थ्योरी किसने दी थी? हाइगन्स ने। किसने दी थी? हाइगन्स ने। कितने सोर्सेज हैं? इनफाइनाइट। कितने सोर्स? ये ग्रीन जो डॉट बना रहा हूँ बेटा, ये सोर्सेज हैं आपके, क्योंकि ओपनिंग बहुत बड़ी है ना, इतनी सी ओपनिंग हुई तो इसमें कितने सोर्स, कितने एटम्स हैं, मतलब समझ रहे कि हर वो प्राइमरी फिर सेकेंडरी बताई थी ना मैंने हाइगन्स की थ्योरी, उसके हिसाब से। तो बेटा तीसरा डिफरेंस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, कि इंटरफेरेंस में हमें सोर्स चाहिए पॉइंट साइज, देखा था ना 0.3 mm की थिकनेस से आ रहे थे, और यहाँ पर इतने बड़े, वहाँ पर एक पॉइंट सोर्स था जिससे हमने 2 बनाए थे, यहाँ पर इनफाइनाइट सोर्सेज हैं। 3 डिफरेंस हो गए भैया। इंटरफेरेंस की देखो, फ्रिंजेस जो होती हैं कैसी होती हैं बेटा? इक्वल थिकनेस की। कैसी इंटेंसिटी होती है? इक्वल होती है सर। डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस कैसी होती हैं सर? इंटेंसिटी कम होती जाती है सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, और थिकनेस भी कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। इंटरफेरेंस में सोर्स कैसा होता था? पॉइंट सोर्स, कोहेरेंट। इसमें सोर्स कैसा होता है? इनफाइनाइट, इतने सारे सोर्सेस हाइगन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और हाँ, अब बेटा एक चीज़ बताओ सबसे बढ़िया, कि भाई जो लाइट यहाँ से गई और जो यहाँ से गई, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का है? सर पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा? ये वाली ज़्यादा चली, नीचे वाली कितनी ज़्यादा चली? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, मैंने बताया था। हाँ सर, तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। सर कैसे? देखो अब ये बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट मैं बता दूंगा। देखो यहाँ देखो बेटा, ये रहा भाई, सोर्स ऐसे हैं, ये रेड पेन दिख रहा है, सेंटर वाली लाइन ऐसे है। अब
हमने इस सेंटर वाली लाइट को कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर। ये देखो समझो, ये ऐसे है और ऐसे, तो बेटा ये जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल इसने बनाया। आई बात समझ में? तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझेंगे कि यार ये पाथ डिफरेंस है कितना, ये कितना है इसकी वैल्यू। तो बेटा बहुत सिंपल, आपको 11th क्लास के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक आना चाहिए। जैसे मान लो ये वेक्टर है ए और ये है एंगल थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बेटा, सर वो यहाँ तक आएगा। क्या आएगा बेटा, ए कॉस थीटा। इसको अगर इस पर रिजॉल्व करेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ तक आएगा। क्या आएगा बेटा, ए साइन थीटा। जिसको ये बात आती है वो समझ जाएगा इस चीज को, है ना बेटा। देखो तो ए है, ए को ऐसे रिजॉल्व करा, देखो ए को ऐसे रिजॉल्व करा तो ये वाली चीज हो गई ए कॉस थीटा, और ए को अगर ऐसे रिजॉल्व करा तो यहाँ तक आएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा, ए साइन थीटा। समझ में आया पाथ डिफरेंस। भाई ये वेक्टर ऐसे है ना नीचे की तरफ, एक बार उधर रिजॉल्व करो, एक बार इधर, इधर तो यहाँ तक आएगा। जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, 11 कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया बेटा, ए साइन थीटा। और बच्चों एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि ये पी पॉइंट कहाँ होगा, आसमान में? नहीं सर, बिल्कुल पास में। तो बेटा ये एंगल थीटा ये इतना सा बहुत छोटा बनेगा, तो यहाँ पर थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर थीटा अगर स्मॉल है बच्चों, तो वी कैन राइट साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है ना बेटा। तो वी कैन राइट p इज इक्वल टू ए थीटा ओनली। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, p इज इक्वल्स टू ए थीटा। a इज द डायमीटर ऑफ द सोर्स एंड थीटा इज द एंगल, ठीक है। अच्छा सर, बट अब यहाँ पर फॉर ब्राइट फ्रिंज, अब देखो यहाँ पे तुम्हें सब चीज़ समझ में आएगी। अगर तुम पूरे दिमाग से पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो तुम्हें सब समझ में आएगा। फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस बेटा इंटरफेरेंस में कितना होता था, चलो पहले डार्क कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे का भी लॉजिक है बच्चों। पहले कर लेते हैं फॉर डार्क फ्रिंज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, है ना, फॉर डार्क फ्रिंज। इंटरफेरेंस में बताओ डार्क के लिए क्या था सर, वो था 2n-1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पर डार्क के लिए सबसे खतरनाक बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा, है सर वहाँ तो ये इसमें ब्राइट बनती थी। इंटरफेरेंस में अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में n लैम्डा होता था तो ब्राइट फ्रिंज बनती थी। बट यहाँ पर पाथ डिफरेंस अगर डार्क चाहिए तो n लैम्डा होना चाहिए। सर ये क्या बात हुई? तो बेटा इसके लिए एक्सप्लेनेशन आपको समझनी होगी। एक्सप्लेनेशन, तो वो एक्सप्लेनेशन सर कैसे बताएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है बस। एक्सप्लेनेशन कि यार वहाँ पे पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होता था तो ब्राइट बनती थी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो डार्क क्यों बन रही है। मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखो जल्दी से एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। ये आपकी स्क्रीन हो गई, ये आपका सोर्स हो गया, थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि ना ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये आपकी स्क्रीन, ये आपका सोर्स, ये कोई पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ से लाइट यहाँ गई, यहाँ से लाइट यहाँ गई, और यहाँ पे बन रहा है, पहले क्या बन रहा है, डार्क। पहले हम डार्क पे चर्चा करेंगे बेटा। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है सर, इसका डेरिवेशन ही एक लाइन का है। हाँ तो इतना तो कोर्स में है ठीक है बेटा। ये सेंटर वाली बात हो गई, है ना, और ये सेंटर वाली यहाँ बात हो गई। ठीक है बेटा। अच्छा
अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ किस चीज़ का, कि एक्सप्लेनेशन ये कि पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा होगा तो सर डार्क क्यों बनेगी, डार्क क्यों बनेगी। लेट्स से इस पॉइंट का नाम P पर, वाई द डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड ऑन पॉइंट P व्हेन द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, क्योंकि सर ये इंटरफेरेंस के बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्ररी बात हो रही है। तो मान लो, सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, पूरा ध्यान लगा दो बोर्ड पे ताकि तुम्हें समझ में आए। ये पहला सोर्स है 1 और लेट से ये 100 सोर्स है ना बेटा। सर ये बीच वाला ये बेटा 50 है। मैंने यहाँ पर, वैसे तो इनफाइनाइट सोर्स हैं बट तुम्हें समझाने के लिए मैंने इनफाइनाइट सोर्स को 100 सोर्स मान लिए। देखना भी मज़ा आएगा समझ के, ठीक है सर। तो सर ये वाला कौन सा होगा बेटा, ये ऑब्वियस है 2 होगा। सर ये वाला कौन सा होगा बेटा, ये ऑब्वियस है 51 होगा। सर ये वाला कौन सा होगा बेटा, 99 होगा। ऐसा करके पूरी गिनती है, पूरी गिनती लिख नहीं सकते यहाँ से 1 से 100 तक क्योंकि जगह कम है, तो आप समझते जाना, ठीक है सर। पाथ डिफरेंस कितना है सर, पाथ डिफरेंस है ये, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, है ना बेटा। ये एंगल है आपका थीटा। अच्छा, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, n लैम्डा। तो हम पहले बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट डार्क। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फॉर फर्स्ट डार्क। सर कितना दूर बनेगी सेंटर से, मतलब कितनी इसकी डिस्टेंस होगी या कितना इसका एंगुलर विड्थ होगी, मैं सब चीज़ समझाने वाला हूँ। तो लेट से कि मैं इस डिस्टेंस को ले रहा हूँ प्यारे बच्चों y सेंटर से, ध्यान रखना। और ये डिस्टेंस है आपको पता है कैपिटल D, ठीक है बेटा। अच्छा, ये P पॉइंट यहाँ कहीं है बिल्कुल पास में, इसके सामने। भैया बार बार नहीं, एक बार में समझो। यहाँ इतना दूर है भाई, ये बिल्कुल, और ये इतना ब्राइट नहीं है, मतलब बहुत छोटे लेवल बात हो रही है बट बहुत बड़ा करके बनाया ताकि तुम्हें समझ में आए। अब बेटा फर्स्ट डार्क के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया सर लैम्डा। तो बेटा इस वाले और इस वाले में पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा मान लो, तो डार्क बनेगी क्या, नहीं सर। देखना ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो इसके नाम लिखने पड़ेंगे, मुझे अलग कलर ले लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इस पॉइंट का नाम लिखा मैंने A, इसका लिखा B, इसका लिखा C और D ये है, तो E लिख रहे हैं इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का लिखा F, ठीक है बेटा। अब देख, तो देख तू कि ट्राइंगल, ये बुक्स में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACF, ये और ये सिमिलर है। कैसे सर, देख ये एंगल दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी है, और ये 90 है, दो एंगल हो गए सेम इक्वल, तो ए क्राइटेरियन से हो जाते हैं सिमिलर। तो बेटा हमने पढ़ा था कि ये जो होगा लेमडा, तो ये उसकी आधी होगी यानी लेमडा बाय 2, ठीक है। अच्छा सर, भाई ये 10th क्लास में पढ़ा था सिमिलरिटी वाले में। तो जो पहले सोर्स से जो लाइट जा रही है और जो 51 सोर्स से जो लाइट जा रही है उसमें पाथ डिफरेंस कितने का है सर, ये इतनी ज़्यादा चल रही है, कितने का है, लेमडा बाई 2 का। और देख लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस से दो वेव जा रही हैं, देखना बेटा, एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। तो बेटा रिजल्टिंग वेव कैसे मिलेगी सर, ये प्लस का ये माइनस का, ये डायरेक्ट डार्क मिलेगा सर, ये माइनस का ये प्लस का ये सर फिर डार्क मिलेगा, मतलब लाइट मिलेगी नहीं। तो देख फर्स्ट से जो जा रही है, फर्स्ट से जो जा रही है ये गई, और इससे जो आ रही है 51 से, बेटा इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितने का, लेमडा बाई 2, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क। सर अब सेकंड से जो जाएगी लाइट और 52 से जो लाएगी उसमें भी कितने का पाथ डिफरेंस होगा, लेमडा बाई 2 का। सर जो थर्ड से जो लाइट जाएगी और 53 से जो लाइट जाएगी उसमें भी पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लेमडा बाई 2 का। सर 49 से जो लाइट जाएगी और 99 से जो लाइट जाएगी उसमें भी पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लेमडा बाई 2 का।
दैट्स वाई सारे λ/2 के पार्ट डिफरेंस से आपको क्या मिलता है बच्चों? डार्क। क्या तुम्हें समझ में आया? तो फॉर सेकेंड डार्क तो इसका अब हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो अब फॉर सेकेंड डार्क एन की वैल्यू कितनी बेटा? 2। तो यानी कि कितना पाथ डिफरेंस कितना सर? 2 लैम्डा है ना बेटा सेकेंड डार्क के लिए। सर वो सेकेंड डार्क कैसे, मैं अब वो समझाऊंगा। पहली डार्क का तुम्हें समझ में आया पी पर। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, λ/2 कैसे हो गई, सब चीज़ आ गई होगी आई थिंक सो, आई होप। अब बच्चों इसमें छोटा सा एक कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो सर पाथ डिफरेंस आ रहा था हमारे पास ए थीटा, तो सर यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है, या फिर पाथ डिफरेंस ही रहने दो, हाँ लिख लो P/A आ रहा है ना बेटा, P/A आ रहा है, P/A, और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, यहाँ तक चलने दो। अच्छा, अब पहली फ्रिंज के लिए बात कर रहे हो, तो पहली फ्रिंज में P की वैल्यू क्या है? लैम्डा। तो क्या हो जाएगा बेटा? थीटा बराबर आ रहा है λ/A। ठीक है सर। अब एक और फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जानते हो ये वाला फॉर्मूला? हाँ सर, आर्क यहाँ पे है हमारा y और रेडियस है d। सर कैसे बेटा? तुझे यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम है इसलिए ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, बाकी सेंटर यहाँ पे और उसके जस्ट ऊपर बात कर रहे हैं इतना सा। तो y/d, सर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो सर y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास y/d बराबर λ/A। तो y की वैल्यू यहाँ से आई निकल कर क्या आई? λ/d/A। किसकी आई? फर्स्ट डार्क की। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है सर। अब तो हम सेकेंड डार्क भी निकाल लेंगे। हाँ बेटा, अब सेकेंड डार्क देख, यहीं पे कर दूँ? हाँ सर यहीं पे कर दूँ। ये हो गया, ले बॉक्स बंद। फॉर सेकेंड डार्क बेटा आपके फॉर्मूले सब कोर्स में हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूले सीधे सिखाता तो मज़ा नहीं आता, इसलिए पूरा सिखाया। पार्ट डिफरेंस कितना सर सेकेंड डार्क के लिए कितना होना चाहिए बेटा? 2 लैम्डा। ठीक है सर बट हम तो जानते हैं पाथ डिफरेंस। अब हम जानते हैं क्या? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/A। तो थीटा इज इक्वल टू P की जगह सर 2 λ/A। सर बट हम तो ये जानते हैं थीटा इज इक्वल टू y/d। सर इक्वेट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी सर 2 λ/d/A। ये आ गया बेटा सेकेंड डार्क। सर nth भी लिख ही दो अब, तो लिख दे फॉर nth डार्क। ये डिस्टेंस आ गया बच्चों सेंटर ब्राइट से nth डार्क का। सर इसको देख के लिख दें? हाँ लिख दे y इज इक्वल टू, सर पहले आया था 1, यहाँ 1 था देखो, यहाँ 2, तो सर यहाँ n लिख दो λ/d/A। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मतलब हमें न्यूमेरिकल अब कोई सा भी आ जाए, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, सेवन्थ डार्क, तो हम इस फॉर्मूलेज को लगाकर उसको डिराइव कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं बेटा कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P। P पॉइंट कहाँ है सर? ये रहा। सर इतना दूर? अरे नहीं बेटा, पास में होता है वो, तो बड़ा बनाया डायग्राम। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? वहाँ कितना होता था बेटा ब्राइट में? सर n लैम्डा। यहाँ पे होगा 2n + 1 λ/2 है सर। सर वहाँ पर डार्क में होता था पाथ डिफरेंस 2n - 1 λ/2। सर यहाँ प्लस क्यों आ गया? उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा और पूरा कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा। पूरा ध्यान लगा के समझना बस। अब बेटा हम लोग एक बात समझते हैं कि अब डार्क के लिए इसमें अगर n की वैल्यू रखते जाओ आप, 1 से रखनी है, बट n की वैल्यू कहाँ से रखनी है? 1 से। n की वैल्यू इज क्यों सर? वो भी बता दूंगा। 3 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्योंकि बेटा सेंटर में तो ब्राइट बनेगा ही बनेगा, सेंटर में तो ब्राइट ही बनेगा। पहला डार्क सेंटर के ब्राइट के बाद बनता है, बताया था ना बच्चों। देखो सेंटर में तो ब्राइट ही बनेगा। अब पहला डार्क तो ब्राइट के बाद बनता है,
आई बात समझ में आपके? हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? ए थीटा। क्या डिराइव किया था बेटा? ए थीटा। तो फॉर फर्स्ट, चलो पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फॉर फर्स्ट ब्राइट, पहली ब्राइट, पहली ब्राइट सेंटर के बाद पहले डार्क बनेगा, उसके बाद बनेगी, है ना बेटा? तो एन की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। पहली ब्राइट तो 0 तो सेंटर के लिए होती है, ये है 0। अब पहली ब्राइट तो यहाँ कहीं बन रही है, तो 1, तो इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ है। अभी +1 क्यों, वही बता दूंगा बेटा। ब्राइट के लिए आपको सोर्सेस को डिवाइड करना होगा इवन में। सर कैसे? देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो 3/2, यानी क्या आ रहा है? 3 λ/2। n की वैल्यू 2 रख दो तो 2 2 जा 4, 4 + 1 यानी 5 λ/2, 7 λ/2, इस तरह से। और 3 से स्टार्ट हुआ है नंबरिंग। देखो n की वैल्यू हमने पहले 1 रखी भाई, फर्स्ट ब्राइट कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एट P। फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट तो 1 पे बनेगी, तो ये आ रहा है। इसका अगर हम समीशन लिखेंगे, शॉर्ट कंप्रेस फॉर्म लिखेंगे, तो वो आएगा 2n + 1 λ/2। अब सुन, यहाँ पे सोर्सेस को डिवाइड कर ले तो 3 हिस्से में, 1, 33, 66, 99। सर पहले तो आपने 100 लिए थे। अरे बेटा वैसे तो इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, एक, अब हमने 100 लिए थे, 100 में से एक कम कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ने वाला, एक एटम कम करा है ना। ये भी लाइट यहाँ पहुँची, ये भी, ये भी, ये भी। फाइनल पाथ डिफरेंस कितना है ये वाला? तो पहला पाथ डिफरेंस होना चाहिए 3 λ/2। ध्यान सुनना, ये सब सिमिलर हैं। अब मैं पूरी रामायण नहीं समझा रहा, ये थीटा है, इसकी ये वाली दूरी a है, वही पिछले वाला। तो बेटा 3 λ/2, इससे ऊपर तो इन सब में ये भी λ/2 है, ये भी λ/2 है, और इसमें भी पार्ट डिफरेंस कितने का? λ/2। यहाँ से यहाँ λ/2 यहाँ। तो इसीलिए फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 3 λ/2, है ना। अब देखो, अब तो देख, यहाँ से लाइट गई 1 से और 34 से गई, दोनों में पार्ट डिफरेंस कितने का? सर λ/2 का। ये 0 पे ये है ना, यहाँ से गई तो इतना ज़्यादा चलना पड़ा, इसमें कितने का? λ/2 का। तो डार्क मिल गई, तो फर्स्ट और 32 से डार्क, सेकंड गया और 34 गया डार्क, थर्ड गया और 35 गया डार्क। तो यानी ये पूरे इसकी लाइट को ख़त्म कर देंगे, ये पूरे इसकी लाइट को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि λ/2 फेज से जा रहे हैं। अच्छा, बट ये वाले जो बचे 33 सोर्स, इनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है। तो 33 सोर्स की लाइट यहाँ पहुँची तो ब्राइट बना, और साथ में इंटेंसिटी कम भी हो गई। सर इंटेंसिटी क्यों कम हो गई? देख, कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 1 to 33 को कैंसिल कर दिया 33 to 66 ने, सिर्फ 33 सोर्सेस की लाइट पहुंची तो ब्राइट मिल गया। अब इसी तरह से इसको 5 में करके देख, जैसे मान लो ये है, यहीं पे बना रहा हूँ डायग्राम, 1 2 3 4 5, है ना, ये 2 ख़त्म, ये 2 ख़त्म, हाँ बिल्कुल सही है। अब 5 में डिवाइड कर, तो 100 को 5 में डिवाइड करेगा तो बेटा ये 0, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। अब शॉर्ट में समझ में आ रहा है, देखना, 1 में और 21 ख़त्म, मतलब ये इनको ख़त्म कर देंगे, ये इनको ख़त्म कर देंगे। तो अब सिर्फ कितने सोर्सेज की लाइट फाइनली यहाँ पहुँचेगी? 20 सोर्सेज की। तो देख, पहले यहाँ पे कितने सोर्सेज की पहुँच रही थी? 33, तो इंटेंसिटी कम हुई। अब 20 की, और जब 7वें वाले में करेंगे तो 14 सोर्सेज की पहुँचेगी। तो धीरे धीरे लाइट भी कम पहुँच रही है पी पर, तो इंटेंसिटी कैसी हो रही है? डिक्रीज। और लास्ट में कुछ सोर्सेज की लाइट पहुँचेगी 9 λ/2, वो हमें विजिबल नहीं होगा, तो हमें क्या दिखेगा? अंधेरा।
आई बात समझ में? तो इसकी कैलकुलेशन ये थी। अब तो कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों। तो फॉर फर्स्ट डार्क ये वाली बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 रख दो, तो 3 लैम्डा बाई 2 यानी a थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2। तो अब हम चाहें तो थीटा निकाल सकते हैं, और हम थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 3 लैम्डा बाई 2 a। अब बेटा हम तो जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई डी। इक्वेट कर दो, y बाई डी बराबर 3 लैम्डा बाई 2a। तो y फर्स्ट क्या? ब्राइट। आंसर आ रहा है सर 3 लैम्डा डी बाई 2a, रटा हुआ होना चाहिए। सर सेकेंड भी निकाल दो। तो देख, अब तो तू nth, अब तो तू कुछ भी कर सकता है। वैसे nth निकाल देते हैं डायरेक्ट। वाई डी बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये ना पाथ डिफरेंस है ना बेटा? वैसे ये था। तो y की वैल्यू क्या आ रही है सर? y की वैल्यू आ रही है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d। देखिए सब एक ही चीज़ है, a है ना बेटा? देख लैम्डा डी 2a, लैम्डा डी 2a, 3 की जगह अब 5 आएगा, ये आ गया। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? फॉर nth ब्राइट। तो बेटा इसका ग्राफ भी देख लो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो हाँ, इस पे ले रहे हैं हम इंटेंसिटी, और इसका ग्राफ ऐसे रहा, सेंटर वाला इतना ब्राइट, फिर थोड़ा ब्राइट, फिर और थोड़ा, और फिर डार्क। सिमिलरली बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। मतलब सेंटर वाला इतना ब्राइट है, इतने थिकनेस है, फिर पट्टियाँ कम होती गई, फिर कम, फिर शेडो रीजन। यहाँ से कौन सा रीजन स्टार्ट हो गया बेटा? शेडो रीजन। तो इनके ग्राफ, और यहाँ से भी यही शेडो रीजन स्टार्ट हुआ। इधर डिस्टेंस लिया हुआ है ना बच्चों? डिस्टेंस। सिमिलरली इधर भी, और इस पे वाई एक्सिस पे क्या ले ली हमने? इंटेंसिटी। तो अब हम इसको ऐसे करके इस ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब ये नेक्स्ट पार्ट और है। देखो सेंट्रल ब्राइट इतना है, तो फिर नेक्स्ट ब्राइट यहाँ बनता है ना बच्चों? तो इसकी ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से, ये होती है एंगुलर विड्थ। ये थीटा और ये भी थीटा, तो टोटल कितनी आई? 2 थीटा आई। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ना एक्सप्रेशन। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब समझ गए? कुल कितना एंगल, कितना, तो एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर विड्थ कितनी होती है बच्चों? 2 थीटा। कैसे? थीटा ऊपर और थीटा नीचे, है ना बेटा? सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी? 2 लैम्डा बाई, ट्वाइस हो गई। थीटा इज इक्वल टू क्या था? लैम्डा बाई ए था ना भाई, हमने निकाला था ना पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या था? ए लैम्डा, नहीं ए थीटा, है ना बेटा? ये करा था ना हमने, ए थीटा, ध्यान होगा तुम्हें। तो पहले वाले के डार्क का पाथ डिफरेंस कितना था? लैम्डा। तो ये, तो 2 क्यों आ गया? 2 ये आ गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, लैम्डा बाई ए। एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट निकालनी है, तो सेकंड ब्राइट का जो एंगल बन रहा है, सेकंड ब्राइट है, इसमें से फर्स्ट का माइनस कर दो, तो ये विड्थ ये आ जाएगी, फर्स्ट ब्राइट की एंगुलर विड्थ, है ना बेटा? तो 2 लैम्डा बाई ए, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ऐसे ही फॉर सेकंड डार्क, फॉर डार्क के लिए बात कर रहे हैं, पहली डार्क, सेंटर में तो हमेशा ब्राइट ही बनती है। अब इसकी बात कर रहे हैं पहली डार्क जो यहाँ के बाद बनेगी, तो वो बनेगी सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट घटा दो। सेकंड ब्राइट बनती है 5 लैम्डा बाई 2a पर, और फर्स्ट ब्राइट बनती है 3 लैम्डा बाई 2a पर, तो ये आ गया। तो बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। पूरा वेव ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी बेटा, है ना? चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।